क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की जितनी भी सीरीज हैं उसमें से बहुत फेमस सीरीज एक ये है रैपिड रिवीजन, जहां पर हम बहुत कम समय में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ये स्लाइड्स को सीधा एनसीईआरटी देखकर बनाया गया है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, कल आपके स्कूल का एग्जाम हो, बस ये वीडियो देख लीजिए। पूरे टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो सीरीज की ये पहली वीडियो है। तो हमारी जो पॉलिटिकल थियरी बुक है उसके पहले चैप्टर पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन का रैपिड रिवीजन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। सीधा इसको चालू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक निकल कर आता है इंट्रोडक्शन एंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थियरी। मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थियरी का नेचर क्या होता है, मतलब इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसका स्कोप वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं कि आखिर इसे पढ़ना जरूरी क्यों है। तो एक एक पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है ह्यूमन यूनिकनेस। ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम इंसान थोड़े से यूनिक होते हैं। मैं आपसे बात कर सकता हूं, जानवर आपसे बात नहीं कर सकते। हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। वही यहां पर दिया हुआ है भाई। सबसे पहले तो भाई रीजन, हम किसी भी चीज में ना रीजन ढूंढ सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं। ये करना है तो क्यों करना है, ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। रीजन हमारे सामने निकल कर आता है। और दूसरी है भाई, हमारे पास एक बहुत ही शानदार एबिलिटी होती है कि हम अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। अगर हमने कुछ भी करा है तो हम उसके बारे में सोच पाते हैं, वो सही था या गलत था। आप रात में करते होंगे, यार आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी थी, मैं नहीं कर पाया, कल मुझे इतना करना पड़ेगा। तो आप भी रीजन करते हैं, आप भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दो आर हमें देखने को मिल जाते हैं कि हम रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और हम रीजनिंग का भी यूज कर रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या डिजायरेबल है, क्या सही नहीं है। जो कोर क्वेश्चंस है ना यार, उन्हें एनालाइज करा जाता है। मतलब पॉलिटिकल थियरी में बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत ही सिस्टम के साथ हम एग्जामिन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या हो सकते हैं? एक सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है तो करना कैसे है। दूसरा एक एग्जाम्पल, भाई गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है ना, और सबसे बेस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट क्या हो सकती है, मोनार्की अच्छी है, डेमोक्रेसी अच्छी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो आपका हक है कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। भाई जो लॉज हैं, क्या वो हमारी फ्रीडम को लिमिट करते हैं? आप किसी और के लैंड में जाके कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो क्या आपकी फ्रीडम आपसे छीनी जा रही है? आप ऐसे काम नहीं कर सकते जो रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या आपकी फ्रीडम आपसे छीनी जा रही है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भाई स्टेट, मतलब अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए क्या करेगी, क्या उसका कर्तव्य है, वो जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम सिटीजन्स की बात करते हैं तो हमारा एक दूसरे को लेकर क्या फर्ज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस ऐसे ही बहुत कोर क्वेश्चंस का एनालिसिस हम करते हैं, इन्हें समझने की और इन्हें आंसर करने की हम कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिकल थियरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो बात वही है जो पॉलिटिकल वैल्यूज है। मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम बार बार फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इनकी बार बार बात करते हैं, तो इनके बारे में सोचना जरूरी है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग को और इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस को जानना भी जरूरी है। फिर भाई डेफिनेशन, अगर मैं आपसे बोलता हूं फ्रीडम मतलब क्या होता है, राइट मतलब क्या होता है, इक्वालिटी मतलब क्या होता है, तो इनकी कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है। तो इन्हें समझने के लिए दुनिया भर में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, आज के चाहे पुराने, उन्हें समझना, उन्हें जानना जरूरी है। उनकी रिसर्च वगैरह देखना जरूरी है। जब उन्हें समझेंगे हम, तभी हम एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर आ पाएंगे। तो वही एक बात निकल कर आती है कि जो मेजर पॉलिटिकल थिंकर है उनके बारे में जानना जरूरी है, तो उन पर भी हम फोकस करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं भाई कि जितनी भी ये वैल्यूज हैं, इन्हें एवरीडे इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, बसेस, स्कूल्स, यहां पर इंप्लीमेंट करा भी जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, वहां पर इनका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। फिर साथ में जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें भी हमें भाई ट्रेन करना है कि वो रेशनली सोचें, मतलब लॉजिकली सोचें, कोई बायसेस ना हो बीच में, वो थोड़ा सा भाई ऑब्जेक्टिव तरीके से सोच पाए। ये बहुत जरूरी चीज है। हम लाइफ में सब्जेक्टिव नहीं रह सकते कि किसी का ओपिनियन अलग है, अलग है। अलग अलग ओपिनियन को अप्रिशिएट करना जरूरी है, लेकिन जब बात आती है सच की,
तो वहां पर भाई ऑब्जेक्टिविटी आती है। तो वो हम बोलते हैं कि लोग और लॉजिकल हो, थोड़ा सा रैशनल बने, उसकी भी हम कोशिश करते हैं, जिससे वो पॉलिटिकल क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकें और डायरेक्टली पॉलिटिकल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें भी जज कर पाए, अपना ओपिनियन दे पाए, उन्हें भी अच्छे से समझ पाए। तो पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझने के लिए पॉलिटिकल थियरी का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। अब अगला टॉपिक आता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आखिर होता क्या है, चलिए इसको हम जानते हैं। तो इसमें जो पहला सब पॉइंट आता है वो है कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ लोग इसे पॉजिटिव व्यू में देखते हैं और कुछ लोग इसे नेगेटिव या फिर कॉमन व्यू में देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं और फिर आगे और भी चीजें हम देखेंगे। पॉजिटिव व्यू का मतलब क्या होगा भाई, एक बहुत अच्छी चीज है। पॉलिटिकल लीडर्स हैं भाई, वो लोगों की मदद करते हैं, वो पब्लिक सर्विस का एक काम करते हैं, राइट। ये एक पब्लिक सर्विस का फॉर्म है। लेकिन नेगेटिव उसमें या कॉमन व्यू में जाते हैं तो बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स को गंदा बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत गंदगी है पॉलिटिक्स में। इनका कहना है कि भाई बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट रहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए इन लोग गलत काम करते हैं। वही सब दिया हुआ है, किसी एक ग्रुप या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, क्राइम वगैरह में एंगेज कर देते हैं, स्कैम वगैरह की बात करी जाती है कि भाई अपने खुद के एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करते हैं। तो वही यहाँ पर बात करी गई है कि पॉलिटिशियन कोई अच्छे नहीं होते हैं, वो भी सेल्फिश बहुत ज्यादा होते हैं, अपना काम निकालते हैं। ये आप आमतौर की लैंग्वेज में भी सुनते होंगे। फिर ब्रॉड नेगेटिव यूजेज की बात करते हैं। तो ब्रॉड नेगेटिव यूजेज में यहां पर एक टर्म निकल कर आता है, प्लेइंग पॉलिटिक्स। इसे कब यूज करा जाता है, जब अलग अलग इंटरेस्ट के, अलग अलग फील्ड के लोग, जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, कलीग्स हो गए, ये खुद का इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं। खुद का इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं मतलब पूरे वही पॉलिटिक्स खेलेंगे, कोशिशें करेंगे, अलग अलग तरीके से अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, है ना, किसी भी तरीके से, बाय एनी मींस, है ना। इसलिए हम यहाँ पर डर्टी पॉलिटिक्स जैसे रेफरेंस भी यूज करते हैं कि पॉलिटिक्स भाई बहुत डर्टी है। फिर रिजल्ट ऑफ नेगेटिविटी। तो सीधी बात है भाई, ये जो बहुत ही सेल्फिश लोग जब पॉलिटिक्स करते हैं तो इससे क्या होता है, वो लोग जो अच्छे हैं उनका पॉलिटिक्स से मन ही हट जाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। लोग बहुत उदास हो जाते हैं और लोग का सीधा सीधा कहना हो जाता है, भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मुझे इससे मतलब नहीं है। जबकि रियलिटी है कि हर एक का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप और मैं ही मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। अगर हम ही उससे दूर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगेगी, हमें समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन बात ये इतनी गंदगी है कि लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो ये रिजल्ट ऑफ नेगेटिविटी है। अच्छा, अब एक बात आती है कि फिर भाई पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है इंटीग्रल रोल। आप सोसाइटी को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, वो सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का व्यू बहुत अच्छा है इसमें। वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हमें बिल्कुल एक सांप की तरह जकड़ लेता है, आजू बाजू इसे जकड़ लेता है। आप उससे भाग नहीं सकते, आप उससे दूर नहीं हो सकते, आपको उससे रेसल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने एक मेटाफर का यूज किया है। मतलब एक यहाँ पर मेटाफर का यूज ये है कि जैसे सांप जकड़ लेता है वैसे ही पॉलिटिक्स है, आप उससे दूर नहीं हो सकते, आपको उससे रेसल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सोसाइटल नीड्स। भाई सोसाइटी की नीड है, अगर आज आपको कलेक्टिव लेवल पर, मतलब पूरे ऐसे लेवल पर जहां पर सबकी बात हो रही है, तो उसके लिए भाई पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। साथ में भाई अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, देश को चलाना है, लोगों को साथ में रखना है तो जरूरी है। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, मेरे पास राइट्स हैं। आपका और मेरा वेलफेयर हो पा रहा है क्योंकि एक गवर्नमेंट है जो हमारे बिहाफ पे काम कर रही है। अगर आप और मैं एकदम अलग अलग होते तो आप कुछ और चाहते, मैं कुछ और चाहता, किसी का भला नहीं होता। तो सोसाइटी की नीड है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पर भाई गवर्नमेंट का भी तो रोल रहता है। गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप फैमिली की बात कर लीजिए, ट्राइब्स की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक बात कर लीजिए। मतलब अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कोई अमीर है, गरीब है, कोई ज्यादा सफर कर रहा है, कोई कम कर रहा है, सबको साथ में लाना है, सबका वेलफेयर करना है, तो गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा है कि सबको साथ में कैसे लेकर आए, एक दूसरे का रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करें। आज मैं किसी को हार्म नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट बैठी हुई है, मैं लोगों की मदद करूंगा क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है। तो सोसाइटी में मोरालिटी लेकर आना, लोगों को सिखाना समझाना गवर्नमेंट का रोल है। तो भाई पॉलिटिक्स में हम ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है और गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉलेज में बीए एमए करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी की मोटी मोटी बुक्स हैं, एक एक टॉपिक, मतलब गवर्नमेंट के रोल पे आपको एक चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक है जो बहुत एनसीईआरटी में छोटे से उसमें दिया हुआ है।
फिर इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फॉरेन रिलेटेड हो, पढ़ाई रिलेटेड हो। जैसे भाई नेगेटिव अगर हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है या करप्शन कर रही है, तो करप्शन इन सब का भी किस पे भाई वो होगा, दिक्कत लोगों पे आएगा, है ना। सिक्योरिटी इन डेंजर हो जाएगी, है ना। कोई भी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा तो डेली लाइफ हो जाएगा, इस पे भाई प्रॉब्लम आएगी, डिसरप्ट हो जाएगा, आपको स्कूल बंद करने पड़ेंगे, मार्केट बंद करना पड़ेंगे, हर तरह आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर नेगेटिव रहती है तो सीधा लोगों पे इंपैक्ट आता है, भले ही गलती गवर्नमेंट की क्यों ना हो। पॉजिटिव, भाई अगर कोई भी पॉलिसीज हैं जिससे लिटरेसी बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, अच्छी लाइफ वो जिएंगे। तो गवर्नमेंट पॉजिटिव करेगी तो डायरेक्टली लोगों का भी पॉजिटिव भलाई होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें दोनों रोल देखने को मिलते हैं। इसके बाद भाई लोगों के एक्शन और पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। आपको लगता है कि आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली इंगेज्ड हैं, तो लोग भी भाई इंगेज रहते हैं। कैसे रहते हैं, हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिबेट करते हैं। आपके स्कूल वगैरह में ये सारी चीजें करवाई जाती होंगी। मतलब आपके स्कूल में कोई काम सही से नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, आप लोग क्लासेस में डिबेट करने की कोशिश करते हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्कूल का जो पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि वो टीचर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कर रहे हैं, लेकिन आप भी उसका हिस्सा हैं। वैसे ही जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, इनफैक्ट अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हर कोई कहीं ना कहीं वहां पर एक रोल प्ले कर रहा है, ये कभी भी मत भूलिए। तो भाई करप्शन हो, चाहे रिजर्वेशन हो या कुछ भी हो, तो भाई वहां पर लोगों का रोल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट हमें लोगों की जिंदगी में देखने को मिलता है। फिर पॉलिटिक्स डिफाइंड, भाई देखिए डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, आपका और मेरा मतलब अलग हो सकता है। अगर मेरी फैक्ट्री है तो मैं चाहूंगा कि भाई पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वो कट जाएं, मुझे और जमीन मिल जाए। लेकिन वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जिसे फिक्र है, वो बोलेगा कि फैक्ट्री वगैरह को पोल्यूशन कम करना चाहिए। तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन, बिलीव्स, बहुत चीजें अलग हो सकती है, आपके घर में लोगों के ओपिनियन अलग होंगे। तो यहां पर जरूरी है भाई कि अगर हम कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जहां पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहां पर नेगोशिएशन होना जरूरी है कि भाई हम बात कर पाए, एक सेटलमेंट कर पाए, पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इन सब चीजों में भी भाई हमें जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल थियरी की, जिससे भाई हम कम से कम अलग अलग व्यूज को मिलाकर कोई कंक्लूजन तो बना पाए। तो ये जरूरी है। तो भाई कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या सोशल डेवलपमेंट करना हो, तो वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसीलिए सही डेफिनेशन वगैरह होना भी जरूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि पॉलिटिक्स की हम बात करें और सेम व्यूज रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिफरेंट व्यूज वगैरह तो हमेशा देखने को मिलते हैं, और यही चीज तो पॉलिटिक्स बनाती है, राइट। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो। इसी बहाने YouTube को लगेगा वीडियो में दम है और YouTube इस वीडियो को आगे पुश करेगा। तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और पूरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा, YouTube वीडियोस को आगे पुश करेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियरी, इसमें हम पढ़ते क्या है भाई? तो आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। भाई बहुत सारे आइडियाज हैं, प्रिंसिपल्स है, मतलब सिद्धांत है बहुत सारे, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे बनना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे होना चाहिए, सोशल लाइफ कैसे होना चाहिए। तो यही आइडियाज, यही प्रिंसिपल शेप करते हैं इन चीजों को, इन्हें सही से बनाते हैं जिससे लाइफ एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ पाए। फिर फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करते हैं हम पॉलिटिकल थियरी के थ्रू ही करते हैं। तो इसी चीज को हम इसमें पढ़ते भी हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है, इट प्रोब्स। प्रोब्स मतलब क्या होता है, बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करना, क्वेश्चनिंग करना। तो कौन से प्रिंसिपल, जैसे रूल ऑफ लॉ, कि भाई लॉ के बेसिस पे ही सोसाइटी चलेगी, गवर्नमेंट चलेगी, कंट्री वर्क करेगी, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना है ना। सेपरेशन ऑफ पावर आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, सेंटर होता है, फिर स्टेट होता है, तो हम फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव, हम लेजिस्लेटिव,
हम अपना इसकी बात करते हैं जुडिशरी की, तो भाई पावर को हम अलग अलग तरीके से सेपरेट करते हैं। हम वर्टिकल उसमें भी करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल उसमें भी करते हैं। बाकी चैप्टर्स में इस चीज को पढ़ेंगे, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर जुडिशियल रिव्यू, भाई अगर पार्लियामेंट वगैरह में या फिर गवर्नमेंट कोई भी फैसला ले रही है तो वहां पर जुडिशरी का रोल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फैसला गलत है या फिर गलत तरीके से कुछ हो गया है, आगे वाले चैप्टर में इसके भी बहुत एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू भी एक सही चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट मनमानी करने लग जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से पढ़ने लग जाए। तो लोगों की फिक्र करना, उन्हें सेफगार्ड करना जुडिशरी का काम होता है, हमारे कोर्ट्स वगैरह का काम होता है। तो जुडिशियल रिव्यू भी बहुत जरूरी है। तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। फिर हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब थोड़े हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये जितने भी वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स है ना, ये कैसे आए हैं आगे, ये बहुत समय से चल रहे हैं। अलग अलग थिंकर्स ने इसकी बात करी, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। और बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स भी रहे, है ना। तो ये सारी चीजें गायब नहीं हो गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अमेरिकन या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर लीजिए, हम डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में करते हैं। तो भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बहुत सदियों से चल रहा है। कौटिल्य, एरिस्टोटल, प्लेटो, हमारे रूसो हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इन सब ने इसके बारे में बात करी हुई है। कॉलेज में इन सब के बारे में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे भाई कि प्लेटो, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल का क्या रिलेशन था। आप रूसो के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिज्म के बारे में आप देखेंगे, महात्मा गांधी के आइडियाज आप देखेंगे, आप बी.आर. अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। इनसे देखेंगे आप कि इन्होंने माइनॉरिटी को कैसे सपोर्ट करा, रिजर्वेशन की बात आप करेंगे, बहुत चीजें हम देखेंगे। चलो हम कुछ इसके ना एग्जाम्पल देखते हैं कि इन सब का क्या क्या बोलना है। सबसे पहले अगर हम प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करते हैं, इनका रिलेशन क्या है। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे और प्लेटो हमारे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। तो इन लोगों ने हमेशा अपना सेंट्रल क्वेश्चन रखा कि मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या बेटर है, एक राजा होना चाहिए या फिर पूरा डेमोक्रेसी इंडिया जैसा सिस्टम होना चाहिए। फिर जीन जैक रोसो की अगर हम बात करते हैं, ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। इनका क्या बोलना है भाई, फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट, मतलब ये मेनली फ्रीडम की बात करते हैं कि हर किसी का भाई अधिकार होना चाहिए। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो ये भाई इक्वालिटी की बात करते हैं कि जितनी फ्रीडम जरूरी है उतनी ही इक्वालिटी जरूरी है, मतलब इक्वालिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये जेन्युइन फ्रीडम, मतलब स्वराज की बात करते हैं। स्वराज से गांधी जी का मतलब क्या होता है, भाई हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रूल है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी वायलेंस वगैरह नहीं है ना, फॉरेन पावर्स का कोई भी डोमिनेशन नहीं है। तो कंप्लीट सेल्फ रूल स्वराज की गांधी जी बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं भाई, तो एससीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह के स्पेशल प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन की ये मेनली बात करते हैं। इनका कह रहे हैं माइनॉरिटी में है, इन्हें बहुत सफरिंग मिली है पास्ट में, तो इनकी भी देखभाल करना, इनको भी बाकी सोसाइटी में एक इज्जत प्रोवाइड करना, एक रेपुटेशन प्रोवाइड करना, एक सही जिंदगी देना हमारे लिए जरूरी है। तो इसकी ये बात करते हैं। अच्छा, ये जितने भी आइडियाज है ना यार, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी हमारे प्रीएम्बल में आपको देखने को मिल जाएगा, साफ साफ मेंशन है। फिर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, ये छुआछूत मिटाना है, ये हमारे राइट्स वाले चैप्टर में आ जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीजें, चलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। ये एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट में मुझे आप बताना। तो जितने भी पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं जो यही सब देखते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं भाई, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उनको एग्जामिन करते हैं, और फ्यूचर ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज को भी पॉइंट आउट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। थर्ड टॉपिक इसी में आता है, अभी की हम बात करते हैं कि अभी क्या इंपॉर्टेंस है और मीनिंग्स वगैरह कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। पहला आता है यार इंप्लीमेंटेशन गैप्स। भाई सीधी बात है, हम फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मान लिया आप सबको पॉलिटिकली फ्री कर रहे हैं, हर किसी का एक वोट है, कोई एसटी हो, एससी हो, मैन विमेन, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स है इंडिया में। लेकिन इसको भूल जाइए, अब बात करिए इकोनॉमिक बेसिस की। क्या हर कोई अमीर है, या बहुत अमीर लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। तो भाई इंप्लीमेंटेशन गैप्स हैं, हर एक प्रिंसिपल को हर जगह हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग पेसिस में ये काम कर रहा होता है, अलग अलग स्फेयर्स में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं।
वही एग्जाम्पल है, इक्वालिटी इक्वालिटी पॉलिटिकली तो हो सकती है, इक्वल राइट्स हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सोशल स्पेयर्स में शायद ना हो, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, तो अलग अलग स्पीड वगैरह में काम चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। फिर री इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स, भाई हर चीज को हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है। एक लाइन लिखी हुई है, मैं अलग मीनिंग निकालूंगा, आप अलग मीनिंग निकालेंगे। तो ऐसे ही भाई पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि हर किसी के ये राइट्स हैं, तो उनको रीइंटरप्रेट करा जाता है। जैसे जैसे नई नई सिचुएशन आती है, वैसे वैसे उन्हें रीइंटरप्रेट करा जाता है, नया मीनिंग निकाला जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट टू लाइफ पढ़ के क्या लगता है? जिंदगी जीने का राइट हमारे पास है ना? इसे कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं? कोर्ट्स का क्या बोलना है? राइट टू लाइवलीहुड, मतलब मान के चलिए कोई है जो ठेला लगाता है, स्टॉल लगाता है, गवर्नमेंट आई और स्टॉल तोड़ दिया कि यहां पर हमें कोई काम करना है, तो आपने उनके लाइवलीहुड को हार्म करा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें दूसरी प्लेस देंगे जहां पर वो अपना स्टॉल लगा सकते हैं। तो सीधी बात है, आप किसी से कुछ ऐसे ही नहीं छीन सकते। मुझे जो काम करना है, अगर मैं लॉ को फॉलो करके वो काम कर रहा हूं, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो राइट टू लाइफ अपने आप राइट टू लाइवलीहुड हो जाता है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये रिसेंट में आया है, आपने इसके बारे में देखा होगा, आप 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे। सीधी बात है, अगर कोई भी कुछ खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने इतने लाखों करोड़ों का खर्चा किया, तो मेरा राइट है कि मैं गवर्नमेंट से पूछ सकूं कि आप मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए कि कितना पैसा कहां पर लगा, किसको कितना पैसा आपने दिया। मुझे इंफॉर्मेशन लेने का राइट है। तो ये बहुत डिटेल्ड में आप अगली क्लासेस में देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना? ये न्यू लॉ बना के ग्रांट किया गया। तो समय के हिसाब से नई नई चीजें आती रहती हैं, सिचुएशन बदलती रहती है। न्यू चैलेंजेस टू फ्रीडम, डिजिटल एज, भाई अब हम पूरे इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। भाई ग्लोबल कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया कनेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी के दम पर, तो इससे बहुत सारी चीजें अच्छी तो हो रही हैं, लेकिन साथ में क्राइम, टेररिज्म, ये चीजें भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि गलत लोग भी इन चीजों का फायदा उठा लेते हैं, है ना? तो इसलिए जो ये इंटरनेट कॉमर्स हो रहा है, हम ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो यहां पर भी चेक्स रखना जरूरी है, गवर्नमेंट को यहां पर भी रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। नेटिजन, मतलब जो इंटरनेट यूज करते हैं उनको हम नेटिजन बोलते हैं, सिटीजन नेटिजन, है ना? तो नेटिजन रेगुलेशन, बात वही है। भले ही जो नेट चलाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल करे, उनको भी अपनी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, आपकी ही सेफ्टी के लिए, आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। वरना लोग मिसयूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा, लोगों की फोटो को एडिट कर दिया जाता है, चैट लीक करके मिसयूज किया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। कंटेम्प्ररी मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं। एक तो हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। कंटेम्प्ररी का एक और मतलब होता है कि दो लोग अगर एक ही टाइम पीरियड में हैं, तो वो एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी महात्मा गांधी जी के कंटेम्प्ररी हैं, तो ये याद रखिए। क्या है भाई? पॉलिटिकल थ्योरी आज के समय में एड्रेस करती है कि लोगों की ऑनलाइन फ्रीडम कितनी होना चाहिए। सीधी बात है, जैसे एग्जांपल के लिए अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, कुछ ईमेल आपको बेमतलब किया जाते हैं, आपने नहीं बोला कि मुझे ये ईमेल चाहिए, लेकिन वो आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। फिर चैट वगैरह आप करते हैं, चैट रूम में एडवर्टीजमेंट वगैरह देखने को मिलती है ना? तो क्या गवर्नमेंट को इन चीजों को देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। प्राइवेट ईमेल्स वगैरह चेक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट वगैरह भी इन चीजों को यूज करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितनी फ्रीडम लोगों को देना चाहिए और गवर्नमेंट को कितना इंटरफेयर करना चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, पुटिंग पॉलिटिकल थियरी टू प्रैक्टिस। अब इसे हम प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं उसकी बात करते हैं। पहला ए इसमें आता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। बहुत सीधी बात है, हमने इसको देखा हुआ है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा बहुत टॉपिक की बात करते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है भाई। जैसे भी ये कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी, फ्रीडम, जो भी है, इनमें डेफिनेशन बहुत है, अलग अलग लोग साथ में आ रहे हैं, सब अपने ओपिनियन लेकर आ रहे हैं, तो किसी एक का ओपिनियन हम सब पर नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, और सब डिफरेंट ओपिनियंस होल्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर सोक्रेटिस और उनके जस्टिस के एग्जामिनेशन का एग्जांपल आता है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो हर एक पेज में इतना इतना उनकी स्टोरी को कंटिन्यू करा गया है। तो भाई सोक्रेटिस सबसे वाइसेस्ट मैन, मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल माने जाते थे एंशिएंट एथेंस में, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है?
ये आप पढ़ेंगे कॉलेज में इनके बारे में। तो ये क्या करते थे भाई, ये बहुत क्वेश्चन करते थे, सोसाइटी को चैलेंज करते थे। तो इन्हें सजा सुना दी गई थी कि आपको पॉइजन पीना पड़ेगा, मर जाइए आप, डेथ सेंटेंस दे दिया था। और इन्होंने पी भी लिया, मतलब दम देखिए। इनका कहना था कि अगर आज मैं डेथ को डिनाई कर देता हूं, मैं डर जाता हूं, मैं पॉइजन नहीं पीता हूं, तो आज तक मैंने दुनिया को जितना कुछ सिखाया है वो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन मैंने दुनिया को सिखाया है, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, तो मैं डेथ से भी नहीं डरूंगा। मैंने दुनिया को यही सिखाया है कि डेथ जैसी चीज कुछ नहीं होती, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने बिलीव्स पे खड़े रहे, बहुत स्ट्रांग थे। और भाई सीधी बात है, उन्होंने पॉइजन पी लिया। वो बहुत क्वेश्चन करते थे पॉपुलर बिलीव्स को, सोसाइटी और पॉलिटिक्स के। अच्छा, सोक्रेटिस के स्टूडेंट कौन थे? प्लेटो। इनकी बहुत फेमस बुक है द रिपब्लिक। प्लेटो क्या करते थे, अपनी बुक में ना सोक्रेटिस का नाम लिख के वहां पर बहुत सारे डायलॉग वगैरह करते थे, क्वेश्चनिंग वगैरह करते थे। मतलब उनने 2-3 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए, उसमें से एक सोक्रेटिस रहते थे। अब लोग सोक्रेटिस से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो उन्हें आंसर कर रहे हैं, तो डायलॉग फॉर्मेट में हमें चीजें देखने को मिलती थी। और वो अपने गुरु सोक्रेटिस का ही नाम वहां पर यूज करते थे। तो सोक्रेटिस का तरीका क्या है, जो हमें द रिपब्लिक बुक में देखने को मिलता है, कि लोगों को ये नहीं बोलते कि आप गलत बोल रहे हो, ये लोगों को बोलते हैं कि आप रीजन यूज करिए। मतलब आपने मुझसे कुछ बोला, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब मैं क्वेश्चनिंग कर करके रीजनिंग कर करके आपको आपकी लिमिटेशन बता दूंगा, और आपको मजबूर कर दूंगा कि आप खुद ये चीज मान लें कि भाई आपके जो पॉइंट्स हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं चलेंगे, उनमें कोई ना कोई कमी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सोक्रेटिस का तरीका होता था। तो यहां पर अब एक डायलॉग का एग्जाम्पल निकल कर आता है, इसको समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे किसी ने सोक्रेटिस से बोला हुआ है कि भाई उनके हिसाब से जस्टिस की डेफिनेशन है सच बोलना, और डेट्स जो भी उन्हें पे करना, मतलब जो भी आपको उधार वगैरह है वो पे करो और सच बोलो। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मुझसे कोई चीज ली हुई है, आप वो मुझे वापस करिए और सच बोलिए। एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं थोड़ा आपको अपनी स्टाइल में समझा रहा हूं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो यहां पर अब सोक्रेटिस क्या करेंगे, ये लिमिटेशन बताएंगे कि जो आप बोल रहे हो उसमें ही लिमिटेशन है, उसमें ही प्रॉब्लम है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे वो क्या बोलते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड राइट माइंड में नहीं है, मैं बोलता हूं आपका कोई दोस्त है, उसने आपको एक गन दी, ये गन आप रख लो, लेकिन अब वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया है, तो क्या आप बोल रहे हो पेइंग डेट्स, तो क्या आप वो गन वापस कर दोगे, उसे सच बता दोगे? वो आपसे बोलता है यार कि मैंने तुम्हें कुछ दिया था, मुझे वापस कर दो, तो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आपको उसको सच बोलना पड़ेगा कि हाँ तुमने मुझे बंदूक दी थी, ये लो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, हो सकता है वो दोस्त अपने आप को गोली मार ले, फिर आप क्या करोगे? तो ये डेफिनेशन में अपने आप में हमें फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। फिर यहां बोला जाता है कि अगर आप ये बोलते हो कि जस्टिस का मतलब होता है कि फ्रेंड्स के साथ अच्छा करो और जो एनिमीज हैं उनको हार्म करो, तो यहां पर एक और चीज निकल कर आती है कि आप 100% श्योर हो कि जो एनिमी है वो बुरे हैं। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसे को एनिमी मान लिया जो बुरा ही ना हो और आप उसको परेशान कर दें। अगर आप उसको परेशान करेंगे तो आप उसके कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यहां पर बात बहुत सिंपल है कि आप उसी को एनिमी मान सकते हैं जो सच में बहुत इविल है, लेकिन आप इसका पता कैसे लगाएंगे? हम तो हमारे मन से बहुत चीजें सोच लेते हैं। तो यहाँ सोक्रेटिस कंक्लूजन में एक डिफरेंट चीज वो बोलते हैं। वो बोलते हैं एक वो इंसान जो अनबायस्ड है, जो बहुत जस्टिस पे मानता है, वो किसी को इंटेंशनली हार्म ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो तो आप अपना जस्टिस भी खो रहे हो। उसको ऐसे समझिए आप एक अच्छे इंसान है, लेकिन किसी के साथ आपने बुरा करा तो आपकी अच्छाई अपने आप कम हो जाएगी। मतलब उसके साथ तो आपने कर दिया जो करना था, लेकिन आपने खुद के कैरेक्टर को भी हार्म कर लिया। तो एक वो इंसान जो एकदम जस्ट है, एकदम मोरली राइट है, वो कभी इंटेंशनली किसी का हार्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी का हार्म करेगा तो उसका खुद का वर्च्यू घटने लग जाएगा। तो एक बहुत ही डीप लाइन वहां पर वो बोलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल निकल कर आता है। फिर भाई इक्वालिटी को अब चलो हम प्रैक्टिस में देखते हैं। पहला यही है भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल कर आता है। आप लाइन में वेट कर रहे हैं, आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, आप लाइन में बाकियों की तरह वेट कर रहे हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि सबको वेट करना पड़ेगा, सब हमारी नजरों में इक्वल है ना, सबको सेम चांस यहाँ पर दी जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ऐसा करेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई ऐसा है जो बहुत सफर कर रहा है या लिटरली उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सीट्स आप उनके लिए रिजर्व कर दें बस में, ट्रेन में, या फिर उनसे कम पैसे चार्ज करें, क्योंकि भाई उनकी वैसी प्रॉब्लम है, वो हमें साफ साफ दिख रही है। फिर फेयरनेस एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, भाई गरीब लोग हैं, उनके पास बेसिक नीड्स नहीं है, तो उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि
किसी का पेट भरा हुआ है और कोई भूखा है, दोनों को आपने एक एक रोटी दे दी। जिसका पेट भरा हुआ है उसको कम दीजिए, जिसका खाली है उसको ज्यादा दीजिए। तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम करना जरूरी है ना, तो ये भी एक पॉइंट आता है। तो सीधी बात है, अगर हम गरीब लोगों को देखते हैं और हम देखते हैं कि उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, तो हमें साफ साफ पता चलता है कि भाई इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि हमें डिसएडवांटेज लोगों को मदद करना है, उन्हें एक्सप्लॉइटेशन और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज से बचाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर फोर्थ नंबर पर प्रोएक्टिव मेजर्स, भाई जैसे राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, ये अनफुलफिल्ड रह जाएगा, मे बी पॉवर्टी के कारण, सोशल इशू के कारण बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो सीधी बात है भाई, यहाँ पर बड़े रोल प्ले करने की जरूरत है। आपको फेयर जॉब डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, मतलब वही बात है, किसी को जरूरत है तो रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेजेस वगैरह सैलरी वगैरह देखना पड़ेगा, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा हेल्थ केयर में, मिड डे मील्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। इससे बच्चों का पेट भी भरता है और बच्चे स्कूल भी आते हैं कि चलो स्कूल चलते हैं, वहां पे खाना मिल जाएगा, तो पढ़ाई भी हो रही है और पेट भी भर रहा है। तो ये सारे इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, भाई अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वन साइज फिट्स ऑल वाला काम नहीं है कि एक ही चीज हर जगह चल जाएगी। सिचुएशन को देखना पड़ेगा, है ना। आप पॉवर्टी की बात कर लीजिए, डिसेबिलिटी की बात कर लीजिए, प्लेग्राउंड्स की बात कर लीजिए कि क्या सेटिंग है, किस समय की, किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग चीजें हैं। तो इक्वालिटी की हर डेफिनेशन या इंप्लीमेंटेशन हर जगह सेम नहीं हो सकता, सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। फिर थियरिस्ट का भी रोल है भाई, जो पॉलिटिकल थिंकर है वो क्लेरिफाई करते हैं कि इक्वालिटी मतलब क्या होता है, वो मीनिंग्स वगैरह डिबेट करते हैं, देखते हैं कि भाई जो पॉलिसीज वगैरह बनेंगी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर की, वो कैसे बनेंगी, उनमें क्या हमें चीजों को देखने की जरूरत है। तो इनका भी काम है रिसर्च करना और गाइड करना। फिर भाई वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियरी, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, चलिए इसकी बात करते हैं। तो पॉलिटिकल थियरी इज रिलेवेंट नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, बट फॉर ऑल सिटीजन्स। ये गलती मत करिए कि सिर्फ पॉलिटिशियन को पढ़ना चाहिए, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। करियर रिलेवेंस, भाई पॉलिटिक्स के आउटसाइड भी अगर हम बात करते हैं ना, तो एवरीडे लाइफ में भी पॉलिटिकल नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है, आप पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल आइडियाज को भी समझेंगे और इंस्टीट्यूशन वगैरह को भी समझेंगे, अपना प्रॉपर योगदान आप दे पाएंगे ना। आप भाई सिटीजन है तो आप वोटिंग राइट समझेंगे, वोट वगैरह करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन देंगे, गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, बहुत सारी चीजें सही से आप एक्ट कर पाएंगे। फिर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। भाई अगर आप थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो आप सही से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप डिस्कशन वगैरह सही से कर पाएंगे, बेटर गवर्नेंस को इंकरेज कर पाएंगे। गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी सही से काम करने के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप ही अवेयर नहीं है, तो फिर सामने वाला तो फायदा उठाएगा ही। सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मॉडरेशन, भाई पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो आप खुद पर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, है ना, कि भाई कास्ट, रिलीजन, जेंडर, क्लास, कितने सारे बेमतलब की चीजें वहां पर है जिन्हें ठीक करना जरूरी है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पुराने बिलीव्स हैं उन्हें छोड़कर एक नए रास्ते पर निकल सकता है। ये चैप्टर में समझा रहा हूं, आपको बहुत चीजें अभी अभी समझ में आ रही होंगी। जैसे अभी हम सोक्रेटिस की बात कर रहे थे, तब प्यारा एग्जाम्पल निकल कर आता है कि एक समय की बात है जब सोक्रेटिस एक मार्केट में गए, मतलब मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट है, तरह तरह का सामान मिल रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वो बहुत स्माइल करते हैं, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती है। अब हमें लगता है क्यों आ रही है, वो इतनी चीजें देख रहे हैं, उनका कुछ लेने का मन कर रहा है। सोक्रेटिस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इस दुनिया में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी डीप लाइन है, वो हमें बताते हैं कि हमें मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। मतलब खुश रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए मुझे जरूरत नहीं है। तो बहुत डीप थिंकर्स ये रहे, इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है ना। तो भाई हम एक बैलेंस्ड थिंकिंग कर पाते हैं। फिर डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटल स्किल्स, आज आपके सामने कोई डिबेट करने आ जाता है, क्या आप डिबेट कर पाएंगे अगर आपको नॉलेज ही नहीं है? क्या आप उनको बता पाएंगे कि वो गलत बोल रहे हैं? इसलिए भाई हमें बताता है ये कि सिस्टमेटिक थिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, कुछ भी हो, हम इसकी मदद से डिबेट कम्युनिकेशन सही तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो आज के समय में जहां पर भाई इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, वहां पर सही स्किल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज रखिए, वरना दुनिया में आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। और बस इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। पहली वीडियो है, इस पे आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी पर डिपेंड करेगा कि आगे मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिए, इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा।
और हमें भी बहुत खुशी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पर चले जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, भर भर के फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आगे बहुत सारी वीडियोस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार, गुरु भैया।